हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि मूल विधि हम आपको पूरी ख़त्म करवाएंगे। एक क्लासेस हमारी चल चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्लास लेने का कल मौका नहीं मिला ड्यू टू द रेनिंग। यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ आ गई थी। तो आज की कंटिन्यू क्लास हम लोग आपके साथ करते हैं और पेन कापी लेकर आप लोग बैठ जाइए पढ़ने के लिए एकदम रेडी होकर, और नोट्स बनाते चलिए, तभी कुछ मज़ा आ पाएगा। क्योंकि मूल विधि हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूपीएसआई के लिए देख रहे हैं, और यूपीएसआई क्या, एमपीएसआई हो, कोई भी एसआई का हो, वहाँ पे मूल विधि यही आती हैं, कोई अलग से नहीं आती हैं। तो आप लोग जहाँ से भी हैं, जो भी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कापी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाते रहिए, तभी कुछ मज़ा आने वाला है। और जब सारी नोट्स तैयार हो जाती है तो उसके साथ साथ उसका रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं दिमाग से आपकी चीज़ें निकलती जाती हैं। आज एक मोटिवेशनल कोटेशन है आप लोगों के लिए, आप जरूर देख लीजिए। स्टडी लाइक देयर नो टुमारो, because if you keep putting your studies for tomorrow you will probably too late। अगर आप अपनी स्टडीज़ को हमेशा कल के लिए टालते रहेंगे तो आपके साथ बहुत देर हो जाएगी। होता ना बेटा, आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में आता है, अरे यार कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, परसों कर लेंगे। ऐसे क्या होता है बेटा, आपकी स्टडी लेट होती जाती है और अब आप स्टडी नहीं कर पाते हैं, तैयारियां नहीं कर पाते। अगर हम लोग देखें बेटा ना, तो हमारे आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदारों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, कहीं जॉब वॉब पा गए, उसके बाद उन्होंने स्टडीज़ बेटा ख़त्म कर दी, पढ़ना ही ख़त्म कर दिया। जबकि बेटा हमें हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये बात आएगी कि क्या सीखते रहना चाहिए, क्या पढ़ते रहना चाहिए। हमारे सारे रिश्तेदार तो काम पे लगे हैं, हमारे सारे जानने वाले तो काम पे लगे। बेटा काम पे लगना एक अलग बात होती है और सीखना पढ़ना अलग बात होती है। आप जितने भी सफल पुरुषों को देखते हैं या फिर सफल लोगों को देखते हैं, वो दिन में अपने 1 घंटा या 2 घंटा स्टडीज़ ज़रूर करते हैं। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है ना, जैसे बॉडी है, तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप लोगों को मोस्टली डॉक्टर लोग कहते हैं एक्सरसाइज करिए। इसी तरह बेटा आपको अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए क्या होना चाहिए, नई सोच आनी चाहिए। नई सोच कब आएगी, जब आप कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ आप नया सीखेंगे। जब आप कुछ नया सोचते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है बेटा उसकी कल्पना करता है, और उसकी कल्पना जब वो करता है तो उसे सार्थक करने के बारे में सोचने लगता है। तो बेटा माइंड को हेल्दी रखने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, आप डेली नई नई चीज़ों को पढ़िए। भले आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, आप किसी महान पुरुष की आत्मकथा उठा के पढ़ लीजिए, उनके मोर देन एक्सपीरियंसेस वहाँ पे दिए हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर आप कोई भी नॉवेल वगैरह उठा लीजिए। अब लोलिता मत उठा लीजिएगा कि पता लगा लोलिता उठा के पढ़ने लगे, लेकिन आप वो भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एक अच्छी सीख मिलेगी, अगर आप सकारात्मक भाव से उसे भी पढ़ रहे हैं। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन में। हम लोगों ने जाना था बेटा, पहला तो हम लोगों ने जाना था ला क्या है, क्या जाना था, ला क्या है। उसके बाद दूसरा हमने जाना था कॉमन ला क्या है, कॉमन ला क्या है। और तीसरा हमने जाना था क्या, क्रिमिनल ला एंड सिविल ला। ये बेटा 3 चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी लास्ट पीरियड में। हम लोगों ने 3 चीज़ें सीख ली थी। अब हम लोगों को देखना है क्या, क्रिमिनल लॉ, मतलब कि आपराधिक कानून क्या होते हैं, आपराधिक नियम क्या होते हैं, या फिर आपराधिक कानून क्या होते हैं। आइए अब वो देखते हैं, हमारा क्रिमिनल लॉ क्या होता है। हम लोग थोड़ा सा आज क्रिमिनल लॉ को सीखते हैं, थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आईपीसी वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल लॉ, बेटा क्रिमिनल लॉ जो होता है ये एक आपराधिक कानून है, मतलब कि जहाँ पे क्राइम हुआ हो, अपराध हुआ हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो कि मैं बाइक से जा रहा हूँ या कार से जा रहा हूँ। मान लो मैं कहाँ से जा रहा हूँ बेटा, एक कार है जिसे लेके चल रहा हूँ। अब होता क्या है, ना तो मैं किसी सिग्नल का ध्यान दे रहा हूँ, ना किसी रुकाव पे मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा हूँ, तड़ा तड़ी भगाए चला जा रहा हूँ। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं इधर उधर, सबको डिस्ट्रैक्ट करता हुआ चल रहा हूँ। तो बेटा ये क्या है, ये एक अपराध है। ये क्या है, एक अपराध है, अपराध है। और ये अपराध क्रिमिनल लॉ में आता है। मान लो मैंने
मैंने क्या, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तो ये एक अपराध है। ये किस मामले के तहत जाएगा, ये क्रिमिनल लॉ में जाएगा, मतलब कि फौजदारी वाले लॉ में जाएगा, फौजदारी वाले लॉ में जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। इट रेगुलेट थ्रेटनिंग हार्मफुल और डेंजरस एक्ट, ये क्या है बेटा, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग लिख देते हैं, आपको समझाते हुए लिखते चलते हैं। इट, ये क्या करता है, इट रेगुलेट, किसको रेगुलेट करता है, थ्रेटिंग एंड हार्मफुल और डेंजरस एक्ट को, ये किसको रेगुलेट करता है, थ्रेटिंग हार्मफुल और डेंजरस एक्ट को रेगुलेट करता है, जिससे इफेक्ट क्या पड़ता है, किसी दूसरे इंसान के किस पे इफेक्ट पड़ता है बेटा हमारे, ये पड़ता है बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, और किस पे इफेक्ट पड़ता है बेटा, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मोरल बिहेवियर, मतलब कि या तो इसके प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, प्रॉपर्टी पे, या फिर मोरल बिहेवियर पे, तो इस तरह इसको हम लोग कह सकते हैं, इट रेगुलेटिंग थ्रेटनिंग हार्मफुल आर डेंजरस एक्ट विच कैन इफेक्टेड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ प्रॉपर्टी एंड मोरल बिहेवियर। ठीक है बेटा, तो इसको हमने जाना। अब थोड़ा सा इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। यह लोगों के हानिकारक खतरनाक कृत्यों को नियमित करता है जो दूसरों की संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मतलब किसी भी इंसान द्वारा किया गया वह कृत्य जो दूसरों के लिए डेंजरस है, क्या है, खतरनाक है, हानिकारक है, और जिससे दूसरों के संपत्ति या फिर उनके बिहेवियर या फिर उनके नैतिकता पे प्रभाव पड़ता है। तो बेटा आप लोग चाहो तो मैं इसको लिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे, तो मैं इसे इरेज करके लिखा देता हूँ आपको। यह अपराध से संबंधित होता है। क्या होता है, अपराध से संबंधित होता है। और इसमें दूसरा वाला जो मैंने अभी आपको समझाया, इसकी डिफिनीशन देने के लिए आइए थोड़ा सा वह लिख देते हैं हम। यह लोगों के यह लोगों के हानिकारक, खतरनाक या लोगों के हानिकारक खतरनाक कृत्यों को नियमित करता है। यह क्या करता है, लोगों के हानिकारक खतरनाक कृत्यों को नियमित करता है जो दूसरों की संपत्ति, स्वास्थ्य
सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या जिनसे लोगों की नैतिकता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो बेटा आशा करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया है। किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए बेटा अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए 4 तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है, मान लो कहीं पे मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, मर्डर हुआ है, तो उस मर्डर को प्रूव करने के लिए 4 चीज़ों की बेसिक ज़रूरत पड़ती है, 4 एलिमेंट्स। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज करके देखते हैं, थोड़ा सा लिख के, ठीक है। एलिमेंट फॉर प्रूविंग, एलिमेंट फॉर प्रूविंग ऑफ एनी क्राइम। किसी क्राइम को प्रूव करने के लिए कुछ एलिमेंट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये 4 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है बेटा। आइए थोड़ा सा जानते हैं ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा ये 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला जो बेटा एलिमेंट्स हमारा निकल के आता है, इसको कहते हैं हम लोग एक्टस रिया। क्या कहते हैं? एक्टस रिया। इसको कहते हैं एक्टस रिया या फिर गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट क्या कहते हैं? गिल्टी एक्ट मतलब कि दोषी कृत्य। ये क्या होता है? दोषी कृत्य होता है। क्या होता है बेटा? दोषी कृत्य। क्या होता है? दोषी कृत्य। ये बेटा देखा जाए तो ये किसी अपराध को प्रूव करने के लिए एक फिजिकल टर्म होता है। क्या होता है? ये फिजिकल टर्म होता है। मान लो बेटा कि मैं मतलब कोई एक आदमी है, ये कोई एक इंसान है। क्या है? कोई एक इंसान है और इसने दूसरे किसी इंसान का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। मान लो किससे मर्डर किया? चाकू मार के मर्डर किया। कैसे किया? चाकू मार के मर्डर किया। तो बेटा इसमें इसका फिजिकल कृत्य सामने आया। इसने अपने बॉडी का यूज करके या फिर किसी हथियार के यूज से किसी फिजिकल टर्म के द्वारा उसका क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो इसमें बेटा ये सीधे सीधे दोषी पाया जाता है। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई एसआई या कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करता है, ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो देखती है ये एक्टस रिया के तहत आ रहा है, मतलब इसने सीधे सीधे अपने फिजिकल टर्म से किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा दूसरा हमारा मेंस रिया। क्या आ जाता है? मेंस रिया। मेंस रिया होता है मतलब मेंस मतलब होता है सोच। इसका मतलब होता है सोच। क्या होता है? सोच। मेंस रिया बेटा जो होता है सोच, मतलब कि आपराधिक अभिप्राय। क्या होगा? आपराधिक अभिप्राय। अभिप्राय क्या होगा बेटा? आपराधिक अभिप्राय। अब बेटा मेंस रिया में हम लोग देखते हैं, मान लो कोई एक इंसान है, उसने किसी को मारने के लिए प्लान बनाया। क्या बनाया? प्लान बनाया। तो ये प्लान जो होता है ये आपराधिक अभिप्राय में होता है, मतलब अभी वो सोच ही रहा है। वो सोच रहा है कि यार इसको मुझे मारना है तो मैं इसे कैसे मारूं। अब आप लोग सुनते हो ना कि आता है खबर में, न्यूज़ में हमेशा निकल के आता है कि 4 लोगों के गैंग को पकड़ा गया जो कि चोरी की कोशिश कर रहे थे, जो कि चोरी को अंजाम देने के लिए खड़े हुए थे। तो मतलब उनके दिमाग में आया था, उन्होंने अभिप्राय लिया था, मतलब कि उन्होंने सोच को डेवलप किया था कि ऐसे हम लोग करेंगे, लेकिन किसी कारणवश उनकी सोच हो गई फेल और वो पुलिस के सामने पड़ गया, जिसकी वजह से उनको पकड़ा गया। और उसको प्रूव करने के लिए ये किस अपराध में जाएगा? ये मेंस रिया में जाएगा। किस में जाएगा? मेंस रिया में जाएगा। मेंस मतलब होता है बेटा मतलब कि देखा जाए तो ये अपराध का क्या होता है? मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल होता है, मतलब कि
दिमाग से इसको लिया जाता है। क्या, कहाँ से लिया जाता है? दिमाग से लिया जाता है। ठीक है बेटा, कहाँ से लिया जाता है? दिमाग से लिया जाता है। अब इसमें बेटा आप देखोगे ना, अगर इसको आप देखोगे तो कोई भी इंसान है पहले क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। पहले प्लानिंग करेगा, फिर प्रिपरेशन करेगा, फिर उसको जाके कहीं कमिट करेगा। क्या करेगा? कमिट करेगा, मतलब कि उसको करेगा। तो ये जो केस आते हैं ये किस में आते हैं? मेंस रिया में आते हैं, मतलब कि आपराधिक अभिप्राय। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा जो आता है बेटा हमारे पास, वो आता है, मान लीजिए जो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो वो तीसरा हम देखते हैं। अच्छा, इसमें तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, मतलब कि गलत करने का इन्होंने इरादा भी बनाया, तो उस इरादे के तहत भी इनको पकड़ा गया, इनको सज़ा के लिए मुहैया कराया गया कि आइए भाई चलिए, आपको नए सोच के लिए नई जेल रखी गई है। तो बेटा हमारे यहाँ इंडिया में जो ये कानून है, कानून के तहत प्रूव करने के जो रूल है, पहला आ जाता है एक्टस रिया, दूसरा आ जाता है मेंस रिया। जो एक्टस रिया होता है ये फिजिकल होता है, जो मेंस रिया होता है ये सोच को लेकर होता है। ठीक है, जैसे रेप, इस रेप वाला केस अगर हम देखते हैं बेटा, रेप वाले केस में क्या है? इसमें सोच नहीं है, इरादा नहीं है, इसमें डायरेक्टली कर दिया गया। अब अगर रेप का केस देखते हैं बेटा, तो रेप का केस किस में जाएगा? एक्टस रिया में। मतलब कि भैया यहाँ पे फिजिकल तरीके से कहीं ना कहीं पे आपने रेप कर दिया, मतलब कि ये कहाँ पे चला गया? एक्टस रिया में। लेकिन अगर आप चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं, रॉबरी की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके तहत आप पकड़े गए, तो आप कहाँ पे जाएंगे? मेंस रिया पे जाएंगे। अब तीसरा वाला टाइप देखते हैं बेटा हम लोग, तो आइए इसको थोड़ा सीरियस कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ बेटा इंडिया में ऐसा है ना कि कोई अपराध हुआ है तो उसमें ह्यूमन बींग्स का होना ज़रूरी, मतलब कि किसी ह्यूमन का होना ज़रूरी है। बींग्स मत लगा देना, किसी ह्यूमन का होना ज़रूरी है। मगर बेटा एक केस हम देखते हैं, मान लो ये कोई एक घोड़ा चलाने वाला है। क्या है? घोड़ा चलाने वाला है। अब वो घोड़ा चलाने वाला है तो घोड़ा दौड़ा रहा था और अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया। क्या हो गया? बेकाबू हो गया और वो उल्टा सीधा दौड़ने लगा, जिसकी वजह से 2-4 लोगों का हानि हो गया, मतलब 2-4 लोगों का मान लो मर्डर ही हो गया, मर गए। तो क्या केस घोड़े पे चलेगा? नहीं, घोड़े पे नहीं चलेगा। तो किस पे चलेगा? मान लो ये घोड़े वाले केस पे देखते हैं, तो केस घोड़े पे नहीं चलेगा। कहाँ पे चलेगा? घोड़े के मालिक के ऊपर चलेगा। किस पे चलेगा? घोड़े के मालिक के ऊपर केस चलेगा। किसके ऊपर चलेगा? घोड़े के मालिक के ऊपर। और अगर मतलब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, मतलब घोड़ा था और घोड़े के कारण किसी की मृत्यु हो गई, घोड़े के कारण किसी की मृत्यु हो गई, तो ये केस किसके ऊपर चलेगा? घोड़े के मालिक के ऊपर चलेगा। किसके ऊपर चलेगा बेटा? घोड़े के मालिक के ऊपर चलेगा। चौथा आ जाता है इंजरी या घाव या चोट, इसके तहत आता है चौथा प्रूफ। तो कहने का मतलब बेटा, अगर हमने लूटपाट की, चोरी मर्डर किया, तो उसमें हो सकता है आधा ही मरा हो, इंजरी के तहत आ गया हो। तो ये वाला जो केस, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? हॉर्न होता है, मतलब कि हानि हो जाती है किसी चीज़ की, तो इसके तहत वो आ जाता है। ठीक है बेटा, किसके तहत आ जाता है? इसके तहत आ जाता है, ये इसके तहत आ जाता है। तो हमने देखा पहले क्या था हमारा? एक्टस रिया। क्या था? एक्टस रिया, जो कि अपराध का फिजिकल अपराध माना जाता है। उसके बाद मेंस रिया, जो मेंटल टाइप का अपराध माना जाता है, मतलब कि जो मानसिक सोच को, और जो दोनों में ना हो तो फिर वही इस वाले में आता है, मान लो किसी घोड़े के द्वारा या किसी भी अलग टर्म के द्वारा अपराध किया गया हो और केस किस पे चल रहा हो? उसके मालिक पे चल रहा हो। और तीसरा आ जाता है बेटा इंजरी हो गई हो, हानि हो गई हो, उसके तहत इसको प्रूव करने की चौथा वाला आ जाता है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कि तो आइए अब देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड क्या होता है। तो अभी आपने देखा
क्रिमिनल लॉ के तहत प्रूव करने के 4 टाइप कैसे कैसे हम प्रूव करते हैं और हमारे इंडिया में क्या प्रावधान है कृत्यों को लेकर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पीनल कोड क्या होते हैं। अब उनके बारे में जानेंगे हम लोग, इंडियन पीनल कोड के बारे में। बेटा एक चीज़ तो जान लो कि जिसने ठाना है उसी को ही मिलती है। अब वर्दी के लिए ठाने हो तो फिर ठान ही लो बेटा, एक दिन बदन पे वर्दी चढ़ा ही लो। वो कहते हैं ना कि ना सोचा ना समझा, ना सोचा न समझा, कह दिया तो कह दिया, शौक था तू आखिरी, शौक था तू आखिरी, ऐ वर्दी कह दिया तो कह दिया। तो बेटा बस लग जाओ तैयारी में। और अब देखते हैं हम लोग, ये मोटिवेशनल बीच बीच में मिलता रहना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इंडियन पीनल कोड। क्या देखते हैं बेटा हम लोग, इंडियन पीनल कोड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आईपीसी। क्या कहते हैं, आईपीसी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। तो बेटा भारतीय दंड संहिता देखने से पहले देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ लॉ। मतलब कि कहने का ये है कि कानून कहाँ से आया, कानून की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कौन से ज़माने से कानून बनने लगे। क्योंकि बेटा पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में मतलब कि जब लोग कानून वानून नहीं जानते थे तो लोग ऐसे ही बैठे रहते थे। कोई अपराध हो गया तो आपस में मोहल्ले के 4-5 लोग बैठ के सुलह कर लेते थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे एक एक करके हमारा कानून आते गए, कानून बनते गए और कहाँ से ये सोच डेवलप्ड हुई थी, आइए वो देख लेते हैं पहले, फिर इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं। तो पहले आप लोग डाल लीजिए हेडिंग में हिस्ट्री ऑफ लॉ। क्या डालना था हमको, हिस्ट्री ऑफ लॉ। कि ये तब की बात है, कब की, समेरियन टाइप की, समेरियन टाइम। ये समेरियन टाइम कब का है, मेसोपोटामिया समय का। कब का, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता। अब मेसोपोटामिया सभ्यता बेटा आज के समय में हम कहाँ पे जानते हैं, इराक में। कहाँ जानते हैं, इराक में। इराक में यहाँ पे बेटा एक शासक था जिसका नाम था उर-नुम्मू। क्या नाम था, उर-नुम्मू। क्या नाम था, उर-नुम्मू। ये कब की बात है बेटा, 2100 से 2050 BC, मतलब कि बिफोर क्रिस्ट की बात। मतलब कि क्रिस्ट के जन्म से 2100 से 2050 साल पहले की बात है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के समय की बात है। कब की बात है, हड़प्पा सभ्यता के समय की बात है। हड़प्पा सभ्यता समय की बात है। तो इन भाई साहब ने क्या किया था, उर-नुम्मू जी ने क्या किया था, कुछ कानून बनाए थे, कुछ नियम बनाए थे अपराध करने वालों को दंड देने के लिए। अच्छा, जो ये कानून बनाए गए थे उसमें क्या क्या कानून थे, आइए थोड़ा सा हम वो लिखा देते हैं आपको। आप चाहे तो इसे भी नोटेड डाउन कर लीजिए। हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड, हर एक एग्जाम्पल आपके लिए एक सीख बन के रहेगा। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो वर्ड, वो सीख, वो एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिससे आपको कानून समझने में और कानून के क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कानून बनाए थे, कैसे कानून बनाए थे और इनके कानून के क्या क्या रूल थे। तो आइए देख, कौन, उर-नुम्मू साहब ने जो पहला नियम बनाया था, इसमें सर्वप्रथम एक नियम, चलो इसको मैंने नोटेड डाउन करा देता हूँ। इन्होंने सर्वप्रथम
सबसे पहले यही एक थे जिन्होंने नियम वम बनाए थे, सर्वप्रथम कुछ नियम बनाए। जैसे कि सॉरी यहाँ पे डाल लेते हैं पहला, एक कराते हैं। जैसे कि यदि कोई मर्डर करता है तो उसको भी मृत्युदंड का प्रावधान था। मतलब कि मर्डर के बदले क्या था? मृत्युदंड। क्या था? मृत्युदंड। कहने का मतलब यदि कोई मर्डर करता है, आप लिख सकते हो, मैं बोले देता हूँ। यदि कोई मर्डर करता है तो उसके बदले मृत्युदंड का प्रावधान था। अब दूसरा देख लेते हैं। किसी का डकैती रॉबरी में पकड़े जाने पे बेटा क्या था? वहां पे भी मृत्युदंड का ही प्रावधान था। मतलब कि रॉबरी में भी क्या था? मृत्युदंड मिलता था। क्या मिलता था? मृत्युदंड मिलता था। और इसका एक फनी टर्म मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक फनी टर्म, इनका जो फनी टर्म था बेटा, फनी टर्म ये था कि मान लो ये हस्बैंड है और ये इनकी क्या है? वाइफ हैं। और ये वाइफ किसी और से प्रेम करती दूसरे के हस्बैंड से। कहने का मतलब कि इनका अफेयर चल रहा है इनके साथ। ये इनका फनी टर्म था। तो इसमें बेटा क्या किया जाता था? इनको बाइकआउट कर दिया जाता था, इनको मृत्युदंड दिया जाता था। क्या होता था? इनको मृत्युदंड दिया जाता था। तो ये इसका थोड़ा सा फनी टर्म था। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग 1754 ईसा पूर्व, 1754 ईसा पूर्व हम्मुराबी, क्या नाम था इनका? हम्मुराबी जी आए। इन्होंने भी कुछ नियम बनाए। हम्मुराबी ने कुछ नियम बनाए। अब ये नियम भी इनके सेम टू सेम वही थे। मतलब कि मृत्यु के बदले मृत्यु, मर्डर के बदले मृत्युदंड, रॉबरी के बदले मृत्युदंड। लेकिन इनके में एक और बड़ी अच्छी चीज़ निकल के सामने आई थी। क्या? आँख के बदले आँख। कहने का मतलब आपकी किसी ने आँख फोड़ दी है तो आप सामने वाले की आँख फोड़ दें। कहने का मतलब ये है कि बेटा आपका हाथ किसी ने तोड़ दिया है तो आप भी सामने वाले का हाथ तोड़ दे या फिर तोड़ा जाएगा इनके नियम के तहत। बेटा ये तो हो गया इसका सबसे पुराना इतिहास। अब इसमें हमें देखना है भारत में डेवलपमेंट कानून का कैसे होता है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और 4 सदस्यों की कानूनी मेंबर बनाई जाती है, जिसमें मैकाले साहब क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और मैकाले साहब की अध्यक्षता में जो पहली कमीशन कानून की प्रस्तुत की जाती है वो भारत के गवर्नर जनरल द्वारा क्या कर दी जाती है? रिजेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है? दूसरी कमीशन आती है, लॉ की दूसरी कमीशन आती है और उसे क्या मिलता है? उसे परमिशन मिल जाता है। तो ये कब और कैसे कैसे हुआ है हम लोग आगे समझेंगे अगले पीरियड में। बेटा देखा जाए ना तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आते हैं आप लोगों के लिए। ये कानून हमने नहीं पढ़ी, इंजीनियर आदमी है, इंजीनियरिंग किए हैं, थोड़ा बहुत वही तैयारी के समय पढ़े थे 1-1.5 साल पहले। लेकिन आज आपको पढ़ाने के लिए हमें ना कानून की किताबें उठा के एक बार एनालिसिस करना पड़ता है, एक बार देखना पड़ता है, एक बार समझना पड़ता है। तो बेटा आप लोग ना इसे अच्छे से करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। जहां तक कि पहुंचेगी सारे बच्चों की तैयारी भी हो जाएगी और उनका भी थोड़ा सा मन लगा रहेगा पढ़ाई में और सीखते रहिए। और ये कानून ऐसी चीज़ है बेटा, अभी तक तो आप लोगों ने देखा है जितना मैंने बेसिक पढ़ाया ना, ये तो कानून का इतिहास बता रहा था। IPC आप कहीं भी पढ़िएगा बहुत कम ही लोग ये बताते हैं। तो अभी तक हमने आपको कानून का इतिहास बताया, कानून का बेसिक टर्म बताया। अभी आगे आने वाला थोड़ा समझ में चीज़ें देर से आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बात तो आप याद रख लो, करने का मतलब क्या होता है? करने का मतलब होता है अपने आप को तपाना।
और किसी ने शायद कहा था, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखरता है, और जिसने सह ली तकलीफ़ मेहनत की, और जिसने सह ली तकलीफ़ मेहनत की वो हर रोज़ चमकता है। बेटा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो जितनी तपन को अपने अंदर सहने की क्षमता के साथ सहता है, बेटा तपता तो सोना भी है और तपता क्या है आपका लोहा भी, लेकिन आप लोहे को अगर 3 बार 4 बार गर्म करेंगे उसमें क्रैक्स आने लगेंगे, चमक गायब हो जाएगी। लोहा उतनी तपन को क्या करता है, नहीं झेल सकता है, इसीलिए शायद आप लोहे को आभूषण बना के नहीं पहनते हो। और वहीं पे सोना है बेटा, आप जितनी बार तपाओगे वो उतना उसे बर्दाश्त करेगा, उतना उसे सहन करेगा, और जितनी बार आप उसे तपाते हो और वो सहन करता है, देखना उतना ही उसकी चमक निखर के सामने आती है। और जितना वो चमकता है वो उसकी चमक केवल एक ही चीज़ को दर्शाती है कि उसने कितनी झुलसन और कितनी आग को बर्दाश्त किया है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपको बताऊं बेटा, आप ना लोहे को 4 बार 5 बार, चाहे आप माइल्ड स्टील उठा लीजिए या फिर स्टेनलेस स्टील उठा लीजिए या फिर हार्ड स्टील उठा लीजिए, आप कोई भी स्टील ले लीजिए, लोहे का कोई भी मटेरियल ले लीजिए, 2 बार गर्म करके उसे रीमॉडिफाई करेंगे, तीसरी बार उसमें इतनी ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे, काला पड़ जाएगा वो, तो बेटा वो नहीं झेल पाता है, लोहा नहीं झेल पाता। लेकिन गर्म दोनों होते हैं, मेटल दोनों हैं, लेकिन बेटा सीधा सीधा देखो, जिसने आग को झेला है, जिसने झुलसन को झेला है, जिसने तपन को झेला है, वही चमकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कानूनों को अच्छे से पढ़ते रहिए। मूल विधि बेटा हम आपको पूरा कराएंगे और मिलते हैं हम लोग अगले पीरियड में। पढ़ाता तो बेटा अभी भी मैं आपको, लेकिन मुझे कुछ काम से बहुत ज़रूरी बाहर जाना है, इसलिए निकल रहा हूँ। शाम वाले टर्म में मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बेटा नमस्कार, अलविदा, जय हिंद। मिलते हैं न्यू पीरियड में, नए सेशन में।